आज का चैप्टर है आपका साइंस चैप्टर 2 क्लास 10th अम्ल, क्षारक और लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें सबसे पहले अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। ऐसे तो आपको जानकारी होगी इसकी, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, ये सारे अम्ल हैं। ये सारे अम्ल हैं। ये हो गया आपका अम्ल। क्षारक, क्षारक में सोडियम है। जो भी अम्ल में होता है क्या, जिसके शुरू में सारे अम्ल, जो मेन अम्ल है उसके शुरू में H रहता है, उसके शुरू में H रहता है। क्षारक में होता है क्या कि लास्ट में OH रहता है। जैसे NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अम्ल और ये क्षारक। अम्ल की पहचान है कि शुरू में H रहेगा, क्षारक की पहचान है कि लास्ट में OH रहेगा। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। अब तीसरा है लवण। लवण के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट बताऊं आपको, एक तरीका है। अब देखिए, अभी मैं बताया कि अम्ल में शुरू में सारे में हाइड्रोजन रहता है, यानी अम्ल की पहचान है ये। उसी तरह से क्षारक की पहचान है कि इसके लास्ट में OH रहता है, लास्ट में OH है। तो पहचान वाले चीज को आप हटा दें, पहचान वाला इसका H और इसका OH, इसको हटाकर जो बचता है वो लवण होता है। जिससे इसका Na बचा और इसका Cl, NaCl लवण है ये। फिर Na के साथ इसको भी जोड़ सकते हैं, Na2SO4, 2 इसलिए लगा क्योंकि वैलेंसी 2 है इसका। फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट, यानी इसके लेफ्ट साइड वाला और इसके राइट साइड वाला मिलकर के जो भी यौगिक बनाएगा ये सारा होगा लवण। इस तरह से अम्ल, क्षारक और लवण, इसका ये परिचय हुआ। ठीक है। अब इसमें होता है क्या कि एक होता सूचक। सूचक का मतलब जो पहचानता है कि जो दिया हुआ मटेरियल है वो अम्ल है या क्षारक है या लवण है, अम्ल है या क्षारक है या लवण है। इसके लिए एक सूचक होता है, इंडिकेटर जिसको हिंदी में कहते हैं सूचक, जिससे पहचाना जाता है कि कोई भी दिया हुआ विलयन या घोल क्या है, ये अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो ये कुछ सूचकों का मैं टेबल बना दिया हूं यहां। ये सूचक है। सूचक है लाल लिटमस, नीला लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फथैलीन, हल्दी और लाल गोभी। ये आपको बुक में मिल जाएगा। ये सारे सूचक हैं। इसको अगर हम अम्ल और क्षारक पे बारी बारी से डालते हैं तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस को अगर अम्ल में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन क्षारक में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। या इसका उल्टा समझें कि लाल लिटमस को अगर किसी विलयन में डालते हैं और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब वो अम्ल है, और जिसमें डालने पर नीला हो जाए वो क्षारक है। उसी तरह से नीला लिटमस अम्ल में डालने पर लाल होता है, क्षारक में कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिथाइल ऑरेंज लाल हो तो समझेंगे अम्ल है, पीला होता है तो समझते हैं क्षारक है। उसी तरह से फिनाल्फथैलीन अगर रंगहीन हो जाए, बिल्कुल कलरलेस, तब तो समझेंगे अम्ल है। अगर गुलाबी रंग का हो जाता है तो ये क्षारक है। हल्दी अम्ल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अगर कोई प्रभाव ना पड़े तो वो अम्ल है, और अगर वो लाल हो जाए तो क्षारक है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हल्दी का दाग लगा हुआ कपड़े में, मान लो खाने में सब्जी उब्जी लग जाए, किसी तरह से हल्दी लग जाए और उस पर साबुन हम रगड़ते हैं तो लाल लाल हो जाता है। यही है, हल्दी साबुन क्षारक होता है, क्षारक की उपस्थिति में वो लाल हो जाता है। फिर अगला लाल गोभी है। ये
अम्ल के प्रभाव से लाल हो जाता है, क्षारक के प्रभाव से हरा हो जाता है। इस तरह से सूचकों की एक लिस्ट है, आप अगर नोट कर ले इसको तो बहुत फायदा होगा। अब हम लोग बारी बारी से अम्ल, क्षारक और लवण की चर्चा करेंगे। पहली बारी अम्ल की। अम्ल जो होता है, अम्ल कुछ सबल होते हैं जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल हार्ड, और कुछ निर्बल होते हैं, सॉफ्ट। सबल अम्ल है, सबल अम्ल, इसमें आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल। निर्बल अम्ल ये कमजोर जो है, इसमें आता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल जिसको कहते हैं HCOOH, CH3, COOH, और अन्य अम्ल जो कि खाद्य पदार्थों में मिले हुए होते हैं, जैसे दही मिला हुआ रहता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। इस तरह से ये सारे जो है निर्बल होते हैं। ये सबल अम्ल और निर्बल अम्ल हो गया आपका। अब आगे आता है कि अम्लों के गुण क्या क्या है। अम्लों के गुण क्या क्या है? अम्लों के गुण का मतलब होता है, दो तरह के गुण होते हैं किसी भी रासायनिक पदार्थ के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और तीसरा होता है अम्लों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह, ये तीन इसके भौतिक गुण हैं। चाहे तो इन पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हैं। ये अम्ल जो है, अम्ल के भौतिक गुण मेन यही तीन है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और अम्ल से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है अम्ल में। अब नेक्स्ट टॉपिक आया इसका रासायनिक गुण। अब अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि अम्ल, किसी भी रासायनिक पदार्थ का रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो किससे रिएक्शन करके, किससे प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये कहलाता है उसका रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण में सबसे पहला हम लोग लेते हैं अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके, अम्ल प्लस धातु, ये बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल्स, अम्ल ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस धातु कोई ले लिए, सोडियम ले लीजिए धातु, इससे बना लवण, यानी इसका Na और Cl मिलकर के बनाया NaCl प्लस हाइड्रोजन H2, क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणविक है, अकेले रहता नहीं है। इसको संतुलित कीजिए, H यहाँ 2 है, इधर 1 ही है, 2 से गुणा किया, अब Cl भी 2 हो गया, इसको गुणा करने पर Cl 2 हो गया, और यहाँ सोडियम 2 हो गया। इस तरह से आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। पहला गुण ये होता है अम्ल का कि अम्ल किसी धातु से प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा गुण इसका है, दूसरी प्रॉपर्टी, अम्ल अम्ल प्लस धातु का कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट,
अम्ल धातु के कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जाम्पल मान लो फिर यही HCl है, HCl प्लस धातु का कार्बोनेट Na2CO3, इससे बना सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, NaCl प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन H2। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन अकेले है, इसलिए इसको गुणा किया, हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, इसके लिए इसको 2 से गुणा किया, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया। अब सोडियम 2 दोनों तरफ है ही, इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तीसरा, अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक मिलकर के बनाते हैं लवण प्लस जल। जैसे एक अम्ल लीजिए आप, H2SO4 प्लस क्षारक कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनाया ये Na2SO4 लवण बनाया प्लस H2O जल बनाया। अब इधर देखिए Na2 2 बार है, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया, अब बाकी सब कुछ बराबर है। इस तरह से ये अम्ल का 3 गुण देखा आपने। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, अम्ल क्षारक से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस प्रतिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं, यानी अम्ल से अम्ल का गुण खत्म हो जाता है और क्षारक से क्षारक का गुण खत्म हो जाता है और ये उदासीन न्यूट्रल हो जाता है। इसमें अब न तो अम्लीय गुण है न तो क्षारकीय गुण है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और चौथा, धातु के ऑक्साइड या अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल। जैसे अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस कोई लीजिए धातु का ऑक्साइड CuO, धातु का ऑक्साइड ही है। अब देखिए ये बनेगा CuCl2 प्लस H2O, यहाँ H2 है, इधर H एक ही है, कर दिया। अब ये सारे बराबर हो गए, इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसके बाद ये जो अम्ल का भौतिक गुण पहले बताया, अम्ल के रासायनिक गुण यही 4 हैं। उसके बाद अम्ल जो होता है, अम्ल में क्षारक संक्षारक की प्रॉपर्टी, संक्षारक में जैसे जंग लगना, या आपके दांत में देखिएगा, दांत के अंदर जो है पीला पीला सा हो जाता है, इस तरह से ये अम्ल में संक्षारकीय गुण होता है। ये आपको क्वेश्चन आंसर में और बताया जाएगा डिटेल से, अभी तो ये मेन टॉपिक में बता रहा हूं, बाद में क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इस लेसन के बाद अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन ये पहले थोड़ा सा बताता हूं कि अम्ल में क्षारकीय संक्षारकीय गुण होता है। संक्षारण आपको पहले चैप्टर में बताया जा चुका है। ठीक है, अब ये अम्ल का टॉपिक समाप्त हो गया। इसमें एक चीज आता है, अम्ल होता है सांद्र, सांद्र अम्ल। सांद्र मतलब बिल्कुल शुद्ध, इसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, ये तो शुद्ध होता है। और दूसरा तनु अम्ल कहते हैं, तनु अम्ल, तनु अम्ल। तनु में क्या होता है, इसमें सांद्र अम्ल
प्लस जल, यानी बिल्कुल शुद्ध जो अम्ल होता है, बिल्कुल सांद्र अम्ल जिसको शुद्ध को सांद्र अम्ल कहते हैं, इसमें पानी में मिला करके हम तनु बनाते हैं। तनु बनाना इसका मतलब उसकी कैपेसिटी को कम करना, उसके पावर को कम करना। उसमें जितना पानी ज्यादा हम मिलाएंगे उतना ही वो तनु होता जाएगा। तनु मीन्स डाइल्यूट होता जाएगा, ये होता है तनु अम्ल। इसमें एक चीज और है कि किसी भी अम्ल को जब तनु बनाते हैं हम, यानी उसके पावर को कम करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अम्ल में पानी ना मिलाएं बल्कि पानी में अम्ल बनाएं। ये जानबूझकर मैं बोल रहा हूं, अम्ल में पानी नहीं मिलाएं बल्कि पानी में अम्ल को मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लो किसी बर्तन में अम्ल रखा हुआ है और उसमें पानी जैसे ही डालते हैं तो अम्ल ज्यादा होता है, पानी कम होता है, एकाएक बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है जिससे विस्फोट होने का डर होता है। इसलिए ये जो तरीका है, ये सांद्र अम्ल प्लस जल, सांद्र अम्ल प्लस जल, इस तरीके को हम लोग नहीं अपनाते हैं, बल्कि इसके बदले जल प्लस सांद्र अम्ल। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के बर्तन को ले, हम पानी के बर्तन में धीरे धीरे करके अम्ल को मिलाएं, पानी के बर्तन में धीरे धीरे करके अम्ल को मिलाएं और उसको चलाते रहें। उससे होगा क्या कि गर्मी तो उत्पन्न होगी, लेकिन चूंकि पानी की मात्रा ज्यादा है इसलिए जो गर्मी उत्पन्न होगी धीरे धीरे कम कम गर्मी उत्पन्न होगी और इस तरह से उससे कोई ज्यादा नुकसान होने का डर नहीं रहता है। इसीलिए जब भी किसी अम्ल को हम तनु बनाते हैं तो पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, पानी में अम्ल को मिलाया जाता है। ये सिस्टम, ये अम्ल में पानी को नहीं मिलाया जाता। ऐसा करने पर क्योंकि अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हैं तो एकाएक बहुत ज्यादा तापमान उत्पन्न हो जाता है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जिससे विस्फोट होने का डर रहता है। अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है, अम्ल का टॉपिक समाप्त हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्षारक। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये पीएच स्केल जो है पीएच 1 से लेकर 14 तक में लिखा। इसमें 7 वाला जो होता है, जिस विलयन का, जिस घोल का पीएच कंप्लीट 7 हो, ये होता उदासीन। न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं, ये उदासीन होता। अब इधर जो जाते हैं ये होता क्षारक। यानी 7 के बाद 8 से 14 तक क्षारक है, और 7 से कम 6 से इधर जो है ये होता अम्ल। अब देखिए 7 वाला तो न्यूट्रल होता है, उदासीन बिल्कुल होता है। 7 से जैसे ही राइट साइड बढ़ते हैं 8, 9, 10 से लेकर 14 तक ये क्षारक होता है। लेकिन 7 के पास वाला जो 8, 9 ये है, ये होता है सबल क्षारक, निर्बल क्षारक, ये निर्बल। जैसे हम आगे जाते हैं सबसे लास्ट वाला ये जो 13, 14 ये होता सबल क्षारक। उसी तरह से अम्ल में 7 से पहले वाला ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे अम्ल होंगे, लेकिन शुरू वाला ये होता सबल, शुरू वाला निर्बल, कमजोर। और इधर 1, 2 के आसपास वाला ये होता सबल। यानी सबल क्षारक में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है सबल क्षारक। निर्बल क्षारक में आता है
निर्बल क्षारक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे होते हैं निर्बल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से पीच स्केल आपने समझा कि 7 वाला उदासीन होता है, 7 से पहले 6, 5, 4, 3 ये अम्लीय होते हैं। इधर वाला क्षारकीय होता है, जितना दूर जाते जाएगा उतना ही सबल होते जाएगा। 7 के आसपास वाला निर्बल होता है, इसके लेफ्ट साइड में चले तो ये सबल होते जाता है, और इसमें राइट साइड जैसे जैसे जाए ये सबल होते जाएगा। इधर वाला क्षार और इधर वाला अम्ल। ठीक है, ये अब नेक्स्ट टॉपिक हम देते हैं क्षारकों के गुण। क्षारकों के गुण, जैसे अम्लों का गुण था वैसे क्षारकों का भी गुण 2 प्रकार का होगा। एक होगा भौतिक गुण, दूसरा होगा रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है जो कि ऊपर से देखने में क्या है। रासायनिक गुण में आएगा कि क्षारक किससे किससे प्रतिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। अब पहले हम भौतिक गुण के बारे में जानें। क्षारकों के भौतिक गुण। पहला तो होता है स्वाद में ये तीखा होता है। अम्ल खट्टा होता हुआ करता था, ये स्वाद में तीखा होता है, तीखा स्वाद। दूसरा गुण इसका, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। दो गुण हो गए आपके। ये एक तो तीखा होता है स्वाद में, दूसरा लाल लिटमस को नीला करता है, तीसरा अगर हम इसको स्पर्श करें, छुएं तो साबुन जैसा होता है। स्पर्श करने पर सॉपी होता है, यानी साबुन जैसा। इस प्रकार से ये आपने देखा सबल क्षारक क्या होता है। क्षारक में बता दिया यहाँ पीएच स्केल क्या होता है। सबल क्षारक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निर्बल क्षारक हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकों के भौतिक गुण, पहला होता है कि तीखा स्वाद होता है इसका, दूसरा है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, और तीसरा होता है इसको छूने पर, स्पर्श करने पर ये साबुन जैसा होता है। ये इसका भौतिक गुण हो गया क्षारक का। अगला टॉपिक क्षारक का रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण का मतलब यह हुआ कि क्षारक किससे किससे प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। क्षारक जो है किस चीज से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। जैसे पहला, क्षारक धातु से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। क्षारक प्लस धातु, ये लवण बनाएगा, लवण। क्षारक धातु से, पहला गुण है इसका, क्षारक धातु से प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, धातु लिया जिंक, इससे बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2, ये है सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ H2 है, सोडियम भी यहाँ 2 है, 2 से गुणा कर दिया,
ये अब आपका समीकरण संतुलित हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, दूसरा गुण, क्षारक प्लस अम्ल, क्षारक अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस जल दूसरा प्रॉपर्टी क्षारक प्लस अम्ल, यानी क्षारक अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्षारक कोई भी ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस कोई अम्ल ले लीजिए HCl, ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जो कि लवण है, प्लस जल H2O। यहाँ क्लोरीन 2 है, 2 से कर दिया, लेकिन H हो गया 2 और 2 4, इसलिए इसको भी 2 से गुना कर दिया। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तीसरा, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, यानी अधातु का ऑक्साइड, उससे क्या बनाता है, ये लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। मान लो कोई क्षारक लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अधात्विक ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड हो अधातु का, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ये लवण बना और ये जल बना। इस तरह से ये क्षारकों के ये 3 गुण है, तीनों गुण आपको मैं बताया, और बस यही 3 गुण आप जाने बहुत हो। अब इसमें 2-3 टॉपिक और है, जैसे दांत का खराब होना। हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग ब्रश जो करते हैं उसमें टूथपेस्ट डालते हैं, वो क्षारक होता है। इसलिए होता है कि दांत का pH ये करीब करीब 5.5 होता है, 5.5। इसका मतलब ये अम्लीय है। तो रात में जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में डिफरेंट टाइप का लार एंजाइम जमा होता है और वो अम्लीय होता है, ठीक है। इसीलिए खाने के बाद रात में ब्रश करने की सलाह दी जाती है, ताकि ब्रश जो करते हैं टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारक होता है, तो वो हमारे मुंह में जो अम्ल है या अम्लीय गुण का जो पदार्थ है उसको प्रतिक्रिया करके उसको उदासीन बना देता है। उसी तरह से हमारे दूध, नॉर्मल जो दूध पीते हैं हम लोग, इसका pH होता 6, इसका pH 6 होता है, यानी इसमें भी अम्लीय गुण है, लेकिन बहुत नाम मात्र का है, इसलिए खट्टापन इसमें नहीं होता। हाँ, बहुत ज्यादा देर तक गर्मी में रखें तब उसका pH घटते घटते 6 से 5, 5 से 4 हो जाएगा, जिसके बाद देखते हैं दूध को गर्म किया तो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, जिसको दूध का फटना कहते हैं। यही होता है, चूंकि अम्लीय गुण थोड़ा सा है उसमें पहले से, 7 से पहले है ये, तो 7 से पहले वाला तो अम्ल होता है, लेकिन ये बिल्कुल वीक, बिल्कुल कमजोर सा होता है, उसमें अम्लीय गुण जो होता है थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक रखने के बाद, गर्मी पाने के बाद उसका pH 6 से घट के 5, 5 से 4 इस तरह से होता है, और वो पूरा अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण खट्टा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अम्ल और क्षारक 2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक है लवण। लवण के बारे में जानकारी कर लेते हैं। लवण, कुछ लवण है जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे पहले वॉशिंग सोडा, पहला लवण वॉशिंग सोडा, इसमें कहीं कहीं बुक में आपको धोवन सोडा भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका फॉर्मूला ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लेकिन इसमें 10 अणु रहता है जल का H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट विद 10 H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा।
ये बनाया कैसे जाता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O 10, ये बन जाता है Na2CO3 एंड 10H2O। ये जो बिंदी है इसका मतलब इनटू मत समझिएगा, इनटू मत बोलिएगा, क्योंकि मैथ्स में उसका मतलब इनटू भी होता है, इसलिए ऐसा नहीं। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल के मिले हुए हैं, ये हुआ इसका मीनिंग। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका यूजेस, उपयोग। इसमें जितने भी लवण मैं बताऊंगा सब में केवल दो ही चीज देखना है कि ये कैसे बनाया जाता है और इसके उपयोग क्या क्या है। बनाया कैसे जाता है यानी प्राप्त कैसे किया जाता है और इसके उपयोग क्या क्या है। सबसे पहला उपयोग इसका है खारे जल से खारापन दूर करना। यानी खारे जल, जो जल खारा होता है, पानी जो खारा होता है, उससे खारापन दूर करके उसको पीने लायक बनाता है। दूसरा, इसका नाम जो है वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, धुलाई काम आता है, यानी अनेक तरह की सफाई काम आता है। सफाई का काम। और तीसरा, सफाई की वजह से ही कई इंडस्ट्री में, जिससे कांच बिल्कुल सफेद होता है यानी कलरलेस होता है, तो कई इंडस्ट्री में, कई उद्योग में सफाई की वजह से इसका उपयोग होता है। जैसे कांच उद्योग, कांच, प्लास्टिक, वस्त्र, कागज आदि उद्योगों में। यानी इन उद्योगों में इसका काम, इसका उपयोग होता है। क्या है? वॉशिंग सोडा। दूसरा है बेकिंग सोडा। दूसरा है आपका बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम यानी केमिकल नेम, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र ये है, फॉर्मूला ये है, इसको बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले, अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने का थोड़ा लंबा इक्वेशन है इसका। इसमें होता क्या? सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया NH3 प्लस वाटर प्लस CO2, यानी इतना लंबा इक्वेशन है इसका। ऐसे बनता है NaHCO3, ये तो बन गया आपका लवण, और प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से ये आपका बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है। यानी इस रिएक्शन के तहत हम लोग बेकिंग सोडा बनाते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है, केवल उपयोग ही लिखना है, उपयोग कम ही है। अब बेकिंग सोडा है, इसका बेकरी में यूज होगा। बेकरी मीन्स बिस्किट बनाना, ब्रेड बनाना, ब्रेड, बिस्कुट बनाने में।
दूसरा उपयोग लिख सकते हैं आप, हमारे घरों में जैसे छोले बनते हैं या इस तरह का कोई चीज जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, या दही बल्ले बनते हैं, इसको सॉफ्ट करने के लिए होता है इसका यूज। खाद्य पदार्थों को मुलायम करने में। तीसरा, एसिडिटी अगर हो जाए, अम्लीयता, जैसे हम खाते हैं कभी खट्टा ढकार आता है, इसको कहते हैं कि नहीं पचा ढंग से या एसिडिटी हो गया, उसको दूर करें। क्योंकि ऐसी अम्लीयता, और चौथा, 3 तो हो गया, चौथा है अग्निशामक के रूप में, आग बुझाने। अग्निशामक जो होता है, जो आप सिलेंडर देखे होंगे लाल लाल कलर का होता है, उसमें यही रहता है इसमें, और उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड का बोतल रहता है, उसको जब फोड़ा जाता है किसी तरह से, उसमें चोट मार करके जमीन पर पटक करके फूट कर रिएक्शन होता है, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। इस तरह से इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी होता है। तीसरा टॉपिक है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा टॉपिक है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको, अब ये ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला है, यानी इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका कि फॉर्मूला मैं बताया। इसको बनाने की विधि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करवाएं, क्लोरीन से, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर H2O। अब देखिए सारे बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, ये सारे H2O वाटर बनता है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब मैं पहले ही बताया कि जो भी लवण बता रहा हूं उसमें कैसे बनाया जाता है वो, प्लस इसके उपयोग क्या क्या है, कहां कहां यूज होता है। इसका पहला यूज ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर अगर गांव में रहते हैं आप, या नहीं अभी भी, या शहर में रहते हैं, तो पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी में अगर कोई कीटाणु है छोटा छोटा जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसको ठीक करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कभी कभी शहरों में देखेंगे नल में पानी आता है तो स्वाद उसका बदला हुआ रहता है, या गाँव में अगर कुआं है तो कुएं में बरसात के दिनों में या नॉर्मली उसमें व्हाइट पाउडर मिलाया जाता है ताकि उसके जो कीटाणु वगैरह है वो खत्म हो जाए। यानी पेयजल, पहला उपयोग है इसका पेयजल को असंक्रमित करने में, असंक्रमित करने में। दूसरा, तरह तरह की गंदी नालियों में या जहां गड्ढों में, नालियों या गड्ढों में इसका उपयोग होता है, गड्ढों में कीटाणु समाप्त करने के लिए, कीटाणु समाप्त करने में। तीसरा, आजकल तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज ये करने में करते हैं, फेस को ब्लीच करवाते हैं। अगर ब्यूटी पार्लर जाया जाए तो वहां ब्लीच कराना एक लेडीज में पॉपुलर वर्ड है, ब्लीच कराना। ब्लीच
मीन्स वही होता सफाई, यानी ऊपर का स्किन जो है उसमें ब्लीचिंग पाउडर लगाने से उसकी सफाई हो जाती है, यानी ब्यूटी पार्लर में लिख सकते हो इसको। और इसका यूज है कागज, ये कलर को बड़ा जल्दी हटाता है, कागज या वस्त्र उद्योग में इसमें एक गुण और है, ये उपचायक है। उपचयन अपचयन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसमें उपचायक है ये यानी इसके 5 गुण हैं। इसके 5 गुण मैंने आपको बताया और यही 5 गुण है ब्लीचिंग पाउडर के। अब नेक्स्ट चौथा लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा और लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी शॉर्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 विद हाफ H2O, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बनाया जाता है जिप्सम से। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट विद 2H2O। इसको जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन भी लिख सकते हैं, इस पर जब हीट करते हैं तो ये बनता है CaSO4 एंड हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। यही है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरह से जिप्सम, ये है जिप्सम। जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट विद हाफ H2O, विद हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी आधा अणु वाटर का मिला रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके गुण जो हैं, आप सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका पेरिस में यूज हुआ था। ये बहुत ही, इसमें एक गुण है कि जैसे ही पानी मिलता है ये बहुत जल्दी सख्त होता है। जैसे सीमेंट में हम लोग पानी मिलाते हैं, घर बनने समय सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, तब लेबर एक बार मसाला बना करके उसको बहुत देर तक, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक यूज करता है। लेकिन पीओपी में पानी मिलाने के बाद कुछ ही मिनट में वो सख्त हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है। इसलिए इसका यूज आप देखेंगे कि जब किसी का हड्डी वगैरह टूटता है, हाथ पैर या कहीं का, तो उसमें प्लास्टर किया जाता है। इसी से यही पीओपी है, यानी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने हेतु प्लास्टर, सबसे पहला उपयोग इसका यही था। अब समय बदलने के अनुसार उपयोगिता बढ़ने लगी। अब घर का, जैसे छत, सीलिंग में लोग तरह तरह का डिजाइन बनाते हैं या आगे बनवाते हैं तरह तरह का डिजाइन, तो ये इसका दूसरा उपयोग हो, घर में डिजाइन के रूप में। तीसरा, अभी इससे अनेक तरह की मूर्तियां बनाई जाती है। मूर्ति बनाने में ये इसके उपयोग हैं। इस तरह से इस चैप्टर का जो मेन पार्ट्स है ये तो मैं आपको बता दिया। इसको अगर गौर से पढ़ें तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है उसको हल करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और वो क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो के बाद फिर लगातार क्वेश्चन आंसर डलते जाएगा।
अगला फिर अगला चैप्टर होगा। इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का जो परिचय है प्लस उसका क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा। जो परिचय बताया जाता है उसको अगर केयरफुल्ली आप देखें, ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन आंसर को समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ, फिर दूसरे दिन इसके क्वेश्चन आंसर के लिए मिलेंगे।